नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हमारे भारतीय भाई बहन जो भारतीय अवाम ताकत दल की इस वीडियो को देख रहे होंगे और प्रसारित कर रहे होंगे और भी इससे अनुभव प्राप्त कर रहे होंगे, तो उनको इस बात का पता चल रहा होगा या चल गया होगा कि भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा, बंधुत्व, अखलाक मोहब्बत, आपसी भरोसा, आपसी यकीन स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है। और वो हमारे भारतीय भाई बहन वो ये भी इस बात से भी वो स्वीकारते होंगे कि ये जो तत्व हैं कि आपसी भाईचारा, आपसी अखलाक मोहब्बत और गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भरोसा, आपसी विश्वास, ये कितना ज़रूरी है, कितना मार्मिक है इस हमारे देश के लिए और हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए, ये भी समझते होंगे। अब सवाल है कि भारतीय अवाम ताकत दल, जहाँ तक कि इसको विश्वास है, ये अकेला एक दल है जो कि इस तरह का प्रयास कर रहा है और साथ साथ ये भी कर रहा है कि ये हमारी आज़ादी की दूसरी जंग है, लड़ाई है। किससे? ये काले अंग्रेजों से। कौन काले अंग्रेज? जो कि जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत के आधार पर इस देश को बांट रहे हैं और बांट करके और हमारी आवाम को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को मानसिक रूप से वो गुलाम, एक तो जाति के प्रति संवेदना जगा करके या उनके भावों को जो है वो भड़का करके जो भी है, तो हमारे भारतीय भाई बहनों को इस जातिवाद के आधार पर और सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर और भाषागत जो प्रांत बने हैं वो यानी भाषाई जो है प्रांतगत या प्रांतवाद के आधार पर और क्षेत्रवाद, समूहवाद वो तो जहर है ही और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, ये जहर, इन जहर के आधार पर, इन विष के आधार पर हमारे भारतीय भाई बहनों को जो है संवेदनशील भी बनाते हैं और उनको मानसिक गुलाम भी बनाते हैं। और मानसिक गुलाम की स्थिति में उनकी जो विवेक क्षमता है, डिस्क्रिशनरी जो है कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो इन सबों ने छीन लिया है। तो वो विवेक क्षमता क्या है कि उनको ये इस बात का एहसास हो, इस बात की पहचान हो
कि कौन उनका और भारतीय समाज का, और कौन जो है इस देश का हितैषी है और कौन दुश्मन है, ये पहचान ही छीन लिया है। और फिर हमारे भारतीय भाई बहनों को ऐसी परिस्थितियां ला दी हैं कि वो व्यक्तिगत स्वार्थी हो गए। और व्यक्तिगत स्वार्थी होने का नुकसान क्या है देश को, और उनको क्या लाभ है? व्यक्तिगत स्वार्थी होने से देशभक्ति का भाव आ नहीं सकता। ये एक दूसरे, माने व्यक्तिगत स्वार्थ और देशभक्ति का भाव, ये एक दूसरे के सब जो है एक्सक्लूजन है। अंग्रेजी में एक्सक्लूजन कहा जाता है, मतलब कि एक की उपस्थिति दूसरे की अनुपस्थिति, एक की मौजूदगी का मतलब है कि दूसरे की गैर मौजूदगी। जैसे जहाँ पर प्रकाश आ गया वो अंधकार अपने आप समाप्त हो गया, जहाँ पर गर्मी आ गई ठंडक अपने आप समाप्त हो गई। तो उसी प्रकार जो है यदि हमारे भारतीय भाई बहनों में व्यक्तिगत स्वार्थ, वो भी घनीभूत, वो भी घटिया किस्म का, हम नहीं कहते सब में होगा, कुछ अपवाद होंगे, लेकिन ये आम। तो और परिस्थितियां भी ऐसी वो ऐसी थोपी गई हैं हमारे भारतीय भाई बहनों के ऊपर कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ का जो आदत है, जो जहर है, उसके वो शिकार बने हुए हैं। तो व्यक्तिगत स्वार्थी होने के कारण जो है देशभक्ति का भाव जो है वो आ नहीं सकता है। इसलिए देशभक्ति का भाव और व्यक्तिगत स्वार्थ वह एक दूसरे के एक्सक्लूजन और या निषेध टाइप का, मतलब कि यदि ये होगा, यदि व्यक्तिगत स्वार्थ होगा तो देशभक्ति का भाव आ नहीं सकता, और देशभक्ति के भाव आ नहीं सकता। और जो यदि देशभक्ति का भाव होगा तो व्यक्तिगत स्वार्थ वहाँ से गायब रहेगा। तो इस प्रकार हमारे जनरल, ये सामान्य बात, जनरल हमारे भारतीय भाई बहनों को इस प्रकार से जो मानसिक गुलाम बनाए हुए हैं। तो भारतीय आवाम ताकत दल की जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो हमारे इस मुल्क के लिए और हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए दूसरी और वास्तविक आज़ादी के लिए है। और किनसे निजात पानी है? इन काले अंग्रेजों से, जिनके विषय में हमारे भगत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, जो किताब है कि मैं नास्तिक क्यों बना, आई एम एथीस्ट। तो उन्होंने यही कहा था कि हम फांसी पर चढ़ करके अपने जान, अपने प्राणों की आहुति दे करके और अपनी जान दे करके ये जो सफ़ेद अंग्रेज हैं, जो कि वो इंग्लैंड से आए हुए हैं, इनको तो हम भगा देंगे। लेकिन इनके भगाने के बाद और मेरे जाने के बाद इस दुनिया से, इन काले अंग्रेज जो इसी देश के हैं, जो कि उन सफ़ेद अंग्रेजों से ही ट्रेनिंग या शिक्षा दीक्षा लिए हुए हैं, लेकिन उनसे कई गुना खतरनाक हैं इस देश के लिए, और जो कि इस देश को जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत इत्यादि खतरनाक हथियारों से इस भारतीय समाज को विखंडित कर रहे हैं। और उसी के आधार उसी के आधार पर जो है वो हमारे आवाम को संवेदनशील बनाए हुए हैं, और संवेदनशील बना करके उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाया। तो इसलिए भारतीय जनता दल का ये संघर्ष इन काले अंग्रेजों से और मानसिक गुलामी से, दोनों से, ये जो आज़ादी के लिए या मुक्ति के लिए, निजात के लिए ये संघर्ष कर रहा है। इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल ने जो अस्त्र का जो सहारा लिया है वो है भारतीयता। जाहिर तौर पे हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है, और इस देश में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, भारतीय भाई बहन हैं, भारतीय नागरिक हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ,
हमारे देश की जो सबसे बड़ी रामायण है, सबसे बड़े जो कुरान है, वो है हमारे देश का संविधान। वो कहता है कि हम सभी भारतीय। तो इन काले अंग्रेजों का, जो कि या देश की विखंडनकारी ताकतें भी आप ताकतें भी हैं, जो कि राजनीतिक दलों के बेश में हैं, वो क्या सिखा रहे हैं आपको? वो कह रहे हैं कि नहीं, आप भारतीय नहीं हैं, आप हिंदू हैं। कुछ सिखा रहे हैं कि आप भारतीय नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। और उसके बाद अब आप ईसाई हैं, आप सिख हैं। वो कहते हैं कि आप भारतीय नहीं, आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, और चुर्की वाले ब्राह्मण, आप यादव हैं, आप ओबीसी हैं, दलित हैं, गैर दलित हैं। इस तरह से ये यानी अलग अलग बंटी हुई पहचान की संवेदनशीलता ये डाल रहे हैं। संवेदनशीलता भी जानते हैं और उसी के आधार पर भेद विभेद भी करते हैं, तो भेद विभेद भी डालते हैं और नफरत भी फैलवाते हैं। तो संविधान कह रहा है कि नहीं, हम भारतीय हैं। भारतीय जनता दल बराबर आह्वान कर रहा है कि नहीं, क्या आप हमारे भारतीय भाई बहन हैं, और इसका एहसास करना होगा और एक होना होगा। लेकिन इसका ये जो अच्छे समाचार भी मिले हैं कि कुछ तबके, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के तबके अब जवाब देना भी शुरू कर दिए हैं कि हमको मुसलमान मत कहो, हम भारतीय हैं। हमारे कुछ उपेक्षित भारतीय भाई बहन या पिछड़े भारतीय भाई बहन, वो भी कहना शुरू कर दिए हैं कि हम भारतीय हैं। लेकिन इसकी एक लहर चलनी चाहिए। जो भारतीयता है, यह विज्ञापन के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ एहसास और बर्ताव, यहीं तक इसकी सीमा है और यहीं तक इसका महत्व है। लेकिन ये जो काले अंग्रेज हैं, भारतीय जनता पार्टी, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, या जिसको आप सभी भारतीय भाई बहन उसको कांग्रेस जो है भ्रम से या भूल से या गलती से कहते चले आ रहे हैं, और ये वामपंथी या वाम दल और भी जो स्थानीय क्षेत्र के जो राजनीतिक दल हैं, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, समाजवादी पार्टी सपा, बहुजन समाज पार्टी बसपा, आम आदमी पार्टी, बल्कि ये जो काले अंग्रेज हैं वो उनसे भी आगे है और भी खतरनाक है। और जैसे कि ये जो काले अंग्रेज है, सिर्फ देखिए, जो काले अंग्रेज हैं सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो इस समाज को तोड़ने वाले हैं, ये इस देश को लूटने वाले भी हैं। और कुछ दल तो खास करके जीएनपीसी और अब तो आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है केजरीवाल, वामपंथी, ये देश विरोधी भी है। तो ये इस समाज को विखंडित भी करते हैं, देश से दुश्मनी भी करते हैं, देश विरोधी भी हैं और देश को लूटने वाले भी हैं। अब सवाल इस बात का है कि इन ताकतों को ताकत कौन देता है? इतनी खतरनाक भारत विरोधी ताकतों को ताकत कौन देता है? सत्ता में कौन भेजता है? और फिर उनके कुकर्मों को, उनके पापों को कौन झेलता है? और कौन कहता है कि हम अभिशप्त हैं? इसी मेरी नियत में लिखा है, वही अवाम। कौन अवाम? जिसके हाथ में इन सब को नष्ट में नाबूद करने का, दंडित करने का अमोघ अस्त्र है। अमोघ अस्त्र किसका है? मताधिकार का, राइट टू वोट का, फ्रेंचाइज का। ये बहुत बड़ी समस्या कह लीजिए, दुविधा की स्थिति है।
तो भारतीय जनता दल उन भारतीय भाई बहनों को भी जगाने का काम कर रहा है। तो इसके जवाब में कोई इनके पास जो शक्तियां इसको मैंने इन आधारों पर जाति संप्रदाय इत्यादि के आधार पर तोड़ रही हैं, तो कोई उनके पास कोई ढंग का तार्किक कोई जवाब नहीं है। और जरा उनके जवाब जरा सुन लीजिए। हालांकि ये जवाब ये उड़ती हुई खबरें के आधार पर है, ये किसी वक्त भी इससे इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन उससे इनकी मानसिकता का पता चलता है, उनकी मानसिकता को पढ़ने में आसानी होती है। ये बीजेपी की ओर से कुछ उसके सिखाए हुए जो छुटभैये के द्वारा यह सुनने को मिलता है कि भारतीय एकता की बात कही जाती है। क्या सभी लोग बराबर हैं? हाँ, भगवान ने, प्रकृति ने सबको बराबर नहीं किया है। एक तरह का तर्क ये दिया जाता है। दूसरा, बीजेपी के उन्हीं छुटभैयों के अनुसार यदि एकता आ जाएगी तो मेरे बगल में मुरली बैठ जाएंगे, मेरे बगल में वो चमार और हरिजन बैठ जाएंगे। इस तरह का भी तर्क दिया जाता है। भारतीय एकता आ जाएगी तो सनातन खत्म हो जाएगा, ये भी तर्क दिया जाता है। और कभी कभी तो जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा यह भी कहते सुना गया है कि ये यूट्यूब वाले सर यानी क्या करना चाहते हैं, ये सभी को समाप्त करके लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। इस तरह के इस सभी पार्टियों को ख़त्म करके लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जो इस तरह के बीजेपी के जो कुतर्क आते हैं उनको स्पष्ट करना, जो कुतर्क आते हैं उनके संबंध में स्पष्टता लानी बहुत जरूरी है कि ये मानसिकता है कि मेरे बगल में मुल्ले बैठ जाएंगे, चमार बैठ जाएंगे, यही आज तक वो नहीं समझे या समझना नहीं चाहते हैं कि सभी लोग भारतीय हैं, वो आपके बराबर हैं। तो मुल्ला कहना छोड़िए, चमार कहना छोड़िए, ये चीज़ बार बार कही जा रही है। और जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना ही उनका भी कल्याण और इस देश का कल्याण हो जाएगा। तो इसकी और भारतीय जनता दल ये उम्मीद करता है कि उसकी फिर इसकी ये पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। और दूसरा है कि वो सनातन खत्म हो जाएगा। सनातन जो है एक इस देश का सबसे पुराना एक दर्शन है और उसकी एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा है। आज जब भारत एक संवैधानिक इकाई हो गया है तो सनातन के साथ साथ जो और भी पंथ हैं, हमारा इस्लाम पंथ है, ईसाई पंथ है, सिख पंथ भी है, और भी जो पंथ हैं, ये सबका फर्ज बनता है कि ये पंथ अपने बनी क्षमताओं में और अपने बने क्षेत्रों से ये हमारा भारत राष्ट्र कैसे मजबूत हो, अब इसका वक्त आ गया है। अब ये कसौटी है। अब इसी कसौटी पर सभी पंथों को खरा उतरना है कि किस प्रकार से हमारा ये भारत राष्ट्र मजबूत हो। भारत राष्ट्र के ऊपर इनका महत्व बिल्कुल नहीं है। इनकी उपयोगिता और इनका महत्व जो है इसी बात में है कि किस प्रकार हमारे भारत राष्ट्र को मजबूत करेंगे। क्योंकि भारत राष्ट्र मजबूत रहेगा तभी जाकर के सनातन या इस्लाम या ईसाई पंथ या सिख पंथ महफूज रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। ये ऐसे लोग जो तर्क देते हैं वो अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो किसी पंथ को कुछ भी नहीं होने वाला, ये हमारे ये राष्ट्र महफूज और सुरक्षित और मजबूत रहेगा। दूसरा और उसके आगे जो
जो इस तरह का तर्क देते हैं कि यूट्यूब वाले सर क्या करना चाहते हैं, ये हम सबको समाप्त करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो इस संबंध में कई बातें हैं। जरा वो भगत सिंह के वो जो आदेश और चेतावनी कि ये आप लोकतंत्र नहीं है, और लोकतंत्र का जो सबसे घटिया अपवाद हो सकता है वो है माने संप्रदाय के आधार पर और जाति के आधार पर इस समाज को तोड़ करके सत्ता और वोट हथियाने की जो साजिश है, साजिश करने वाले कभी भी इस देश के, भारत के लोकतंत्र नहीं हो सकते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र के दुश्मन है। ये तो बात है। जो लोकतंत्र के दुश्मन है वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र तो वो है जो कि देश में एकता की बात करे, भाईचारा की बात करे, अपने अवाम में सुकून लाए, वो लोकतंत्र है। दिन रात नफरत फैलाई जा रही है सिर्फ वोट के लिए, और उसको ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी वाले इत्यादि कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है। तो अपनी आवाम भी समझ रही है कि इनकी असलियत क्या है, और ये अपने को लोकतंत्र कहते हैं, और लोकतंत्र कहते हैं, और उसमें जो विरोध पक्ष भी कहते हैं। इस तरह का भ्रामक भ्रम सिर्फ बीजेपी का ही नहीं है, मीडिया वालों का भी है। जैसे राहुल गांधी के विषय में, राहुल गांधी और उसकी मम्मी जो है सोनिया गांधी इत्यादि इस देश की दुश्मन भी हैं, समाज को बांटने वाले भी हैं, और लुटेरे भी हैं। और ये राहुल गांधी तो अमेरिका में नशीली दवाओं का तस्करी करते हुए वो पकड़ा गया था। और उसको यही वाजपेयी जबकि प्रधानमंत्री था 1998 से लेकर 2004 तक, तो उसने इस अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस नशीली दवाओं के तस्कर यानी ड्रग स्मगलर को बचाया। तो इस संबंध में तो बहुत बार बार समझा रहा है कि ये बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल इस देश को कष्ट देने वाला है, विश्वासघाती धोखेबाज है। और इस एनपीसी के सारे नेहरू, इंदिरा, राजू, ये सब के सब इस देश के घोर गद्दार हैं। राहुल गांधी भी घोर गद्दार है, सोनिया गांधी भी है। उसको ये बीजेपी वाले या जनसंघ वाले और साथ में उसका आरएसएस वाले बराबर इनकी रक्षा करते हैं, बराबर इनको बचाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का अब जो है आपने सुना ही अभी। तो ये राहुल गांधी ड्रग स्मगलर भी है। और अब ये, हालांकि ये किस्सा बहुत पुराना है, 3 दिसंबर 2006 का की घटना है। रायबरेली गेस्ट हाउस में बलात्कार के भी किस्से हैं। हालांकि उस पर हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कैसे कैसे वो ये राहुल गांधी की बलात्कार की घटना को पूरे सिस्टम ने उसको दबाया। कैसे ये सात्विक किस्म के अपराधी हैं ये एनपीसी वाले। इसको भी हमारे देश के लोग समझें इसको। और वही नहीं, उस सिस्टम में जुडिशरी भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी किस तरह से कल्यूटेड है, वो जीता जागता नमूना है उसका। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी फाइल खोलनी चाहिए। मत कहूँ एक नसीहत, एक एग्जाम्पल, एक मिसाल, कम से कम उसी की फाइल खोल करके जितने लोग इसमें शामिल थे। हालांकि इस पर एक अलग से वीडियो हम जारी करेंगे, लेकिन उस पर नहीं कि किस तरह से ये सिस्टम जो है
यानी बलात्कार, जो बलात्कारी हो और यदि इतने बड़े रसूख वाले हो, किस तरह से उसको दबाता है, किस तरह से शातिर अपराधियों की तरह ये जेएनपीसी वाले जो है उस केस को मैनिपुलेट करते हैं और दबाते हैं। कोर्टें जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किस तरह से उसका कल्यूजन है। तो इस बात का बिल्कुल जीता जागता नमूना है, उस पर अलग से हम बताएंगे, लेकिन वो बलात्कारी है। अब ये मीडिया वाले, और अच्छा उस केस को दबाने में मीडिया वालों का भी बहुत हाथ है। मीडिया वाले ना तो इस राहुल गांधी को गद्दार मानते हैं, ना तो उसके रूप में दिखाते हैं, ना तो इस देश का डकैत के रूप में दिखाते हैं, ना तो उसको ड्रग स्मगलर के रूप में दिखाते हैं, ना तो इस देश को तोड़ने वाले के रूप में दिखाते हैं, ना तो यानी जिस पार्टी से बिलोंग करता है वो जो जेएनपीसी जो है इस देश को बांटा है, जिसने पाकिस्तान जो बनवा है, जो पाकिस्तान इस देश के लिए अभिशाप बन गया है, उसके बाप के नाना ने जो है कितनी जो है वो गद्दारियां की हैं। ये मीडिया वाले जरा भी उसका कभी वर्णन भी करते हैं, जिसे दीवार को छू करके वो भाग जाते हैं। हमेशा गद्दार नेहरू को, गद्दार इंदिरा गांधी को, गद्दार जो नेहरू तो बहुत ही घोर किस्म का गद्दार था, उसका पूरा खानदान। ये मीडिया वाले किस तरह बचाते हैं। वक्त जब आएगा इन सारे मीडिया वालों का जरूर ही हिसाब होगा। जो न्यायपालिका में बैठे हैं, जो इनको बचाते रहते हैं, उनका भी जरूर होगा, उनका भी हिसाब जरूर होगा, अवश्य होगा। हमारे देश को, हमारी आवाम को क्या समझ रखा है इन लोगों ने, तो ये मीडिया वाले कभी भी नहीं दिखाते। और सबसे विश्वासघाती और देशद्रोही का काम ये बीजेपी कर रही है। इतने बड़ी खतरनाक राहुल गांधी इत्यादि को इस तरह से उसके विषय में वर्णन करती है कि राहुल गांधी देश का गद्दार नहीं है। ये देखिए, ये बीजेपी की गद्दारी जरा देखिए। तो इसलिए जो वो तर्क देते हैं कि सब हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र का इससे बड़ा अभिशाप कोई हो नहीं सकता। ये लोकतंत्र नहीं, और बीजेपी देश भी नहीं है, अभिशाप है इस देश की, जो कि जेएनपीसी ऐसे इतने खतरनाक अभिशापों को ये रक्षा करती है, पाल रही है। तो और लोगों के उत्तर जरा सुन लीजिए। ये सारी बातें सुनी गई हैं, उनके आधार पर हम बता रहे हैं, और उन बातों से बड़े आराम से वो इनकार भी कर सकते हैं, इसलिए कि झूठ और अफवाह इन राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा हथियार है, और हमेशा इसका इस्तेमाल जो है अपने पापों को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। झूठ और अफवाह किसी वक्त भी किसी भी बात पर मुकर भी सकते हैं। और एक बात और, ये सारा मीडिया के लोग, राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे तरह का विमर्श और विमर्श वो करते रहते हैं, माहौल बनाते रहते हैं, ताकि जिस विषय को लेकर चला है ये भारतीय जनता दल, देश में एकता होनी चाहिए, देश में भारतीयता का वातावरण होना चाहिए। यह जो है जनता में जो है वो जनता में वो पहुंच नहीं पाए, या भारतीय जनता दल के इस प्रचार के खिलाफ ये अफवाह का प्रयोग ये कर सके। इसलिए दूसरे तरह का ये विमर्श जो है हमेशा, कभी केजरीवाल के शराब नीति पर तमाम दिन रात शराब नीति, कभी भी ये बीजेपी वाले मीडिया वाले नहीं कहते हैं कि ये केजरीवाल भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का अब एजेंट बन गया है। ये केजरीवाल भारत तेरे टुकड़े होंगे, जरा कितनी संवेदनशील, कितनी खतरनाक बात है।
जिस मुल्क में रहता है और हम लोग हैं और इस मुल्क को अपने खुदा से भी ऊपर मानते हैं, उस मुल्क को खुदा से भी ऊपर मानते हैं, ईश्वर से भी ऊपर मानते हैं इस मुल्क को, उसको कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थक है ये केजरीवाल। यही बात भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, विशेष करके दिल्ली के, विशेष करके पंजाब के और अब गुजरात में रहने वाले, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले, उनसे निवेदन है कि इस देश के सबसे बड़े अभिशाप जो कि इस देश का गद्दार है और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का ये एजेंट है, खालिस्तानी आतंकवादियों का ये समर्थक है, इसलिए उसके मुंह से और हमेशा झूठ बोलने में लगता है, झूठ बोलने में ये सबसे आगे है। उस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए वो कभी जो है न्यूयॉर्क टाइम को रिश्वत दे करके उसे अखबार वो लिखवाता है, उसे समाचार लिखवाता है, और किस तरह के स्कूल, जिस तरह के विद्यालय का कोई वो स्टैंडर्ड ना हो, उसको जो है रिश्वत दे करके, और रिश्वत पैसा है किसका? हमारे दिल्ली के भारतीय भाई बहनों की गाड़ी कमाई का, टैक्स का पैसा वो अपने इस झूठ को छिपाने के लिए जो है वो तबाह कर रहा है, विज्ञापन में तमाम पैसे झोंक रहा है दिल्ली के भारतीय भाई बहनों की गाड़ी कमाई का। तो हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, विशेष करके दिल्ली के, इनसे 3 बार गलती हो गई है, 2015, 2020 और इसके पहले भी शायद 2012 में भी शायद हुई है, 13 में, आज हाँ जो भी है। तो अब उनसे आगे ये देश अपेक्षा करता है कि हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, इसके किसी भी झांसे में न आए। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये तो राजनीतिक भेड़िया हैं, आपको लुभाएंगे, फिर आपको भेड़िया क्या बने? बहेलिया। ये राजनीतिक बहेलिया हैं, दाना फेंकेंगे, जाल फेंकेंगे, जाल में आपको फंसा लेंगे, जिस प्रकार बहेलिया जो उन चिड़ियों को फंसा करके फिर हर एक चिड़िया को वो मार करके खा जाता है, वही है ये बहेलिया। तो इनके जो है ये इस तरह के जो लॉलीपॉप वाले, झुनझुने वाले, इसमें मत आइए। देखिए ऐसा है कि जो हमारे गरीब हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, सिर्फ मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी नहीं, उनको हर तरह से उनको सहायता मिलनी चाहिए, और सहायता के अलावा उनके बच्चों को जो है जो पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए पूरी सुविधा जो है, आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, लेकिन वो पढ़े लिखे और काबिल बने, ताकि बहुत जल्दी से, बहुत तेजी गति से उनका आर्थिक उत्थान हो जाए। तो फिर किसी को इस तरह से मदद देने की और आर्थिक मदद देने की आवश्यकता धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। तो ऐसा नहीं करते हैं। आरक्षण जातिगत, वो भी बहुत बड़ा अभिशाप है। जातिगत आरक्षण जो है, ये सभी पार्टियां उसके समर्थक हैं और कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं। ये जो जातिगत आरक्षण है, बीजेपी वाले क्या कहते हैं? विभाजन विभीषिका। हालांकि वो भी बड़ी मानसिक रूप से बेईमानी का है। विभाजन विभीषिका के जिम्मेदार कौन है इस विषय में? वो यह जो है उसी जेएनपीसी का साथ देते हैं, जो जेएनपीसी जो है देश को बांट करके, और वो उसका इल्जाम जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे जो उमड़ती है, उसी साजिश में ये भी शामिल है।
और उसका नाम दिए हैं विभाजन विभीषिका, ताकि उसमें जो देश के दुश्मन और विभाजन के अपराधी हैं उनको उनके इस अपराध को छुपाएंगे, उसको ढकेंगे, उनको बचाएंगे। उसमें से कितना माने फैलाकर कितना वोट मिल सकता है, बस उतना पोर्शन ये निकाल लेंगे। इतने सात्विक किस्म के हैं ये बीजेपी वाले। लोगों को तो ये उम्मीद है कि विभाजन विभीषिका के विषय में कम से कम नेहरू को बेनकाब करेंगे, गांधी को बेनकाब करेंगे, हमारे सुभाष चंद्र बोस को आगे लाएंगे, हमारे भगत सिंह को आगे लाएंगे। कुछ नहीं, ये बहुत ही शातिर किस्म के ये हैं इस देश के लिए बीजेपी वाले। तो बात चल रही थी केजरीवाल का, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो है जो भारत विरोधी ताकतें उसका एजेंट बन गया, और उसे भी भारत के अंदर भी भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन। तो बाकी चीजें गौड़ हैं। हमारे दिल्ली के भारतीय भाई बहन, हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहन, हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन, हमारे हिमाचल प्रदेश के भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से इसको पहचान लें, और इसके किसी भी प्रलोभन में, किसी भी झुंझुने में, किसी भी लालीपाप के में बिल्कुल न है, और न है। और इसको जो अभी यानी पैर जमाना चाहता है केजरीवाल गुजरात में और हिमाचल में, इसके पहले यानी पैर जमाने की कोशिश कर रहा था उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, गोवा में। इसकी जमानतें जब्त हुई हैं, और उससे भी अधिक इसको उखाड़ने की जरूरत है, खास करके जो गुजरात से और हिमाचल प्रदेश। और यदि इसको सबक मिलेगा तो धीरे धीरे जो जेएनपीसी को भी सबक मिलेगा, बीजेपी वालों को भी सबक मिलेगा। भारतीय जनता दल को साधन वो जुटा रहा है, वो भी इन चुनाव में आ रहा है। जितना भी हो सकेगा इसमें भाग लेगा, और पात्र लोगों को ही इन चुनावों में खड़ा करेगा। तो ये भी थोड़ा बताने का कि चूंकि इस तरह के जो आंदोलन तो चलाना ही है, साधन ये कॉन्स्ट्रेंट है और एक माने चुनौती है, तो उसका भी समाधान देखा जाएगा। कुछ इसके आरएसएस के कौन सुना गया था, संगीत रागी, वो बोला था कि कुछ लोग यूट्यूब पर भारतीयता की बात करते हैं, जाति के खिलाफ बोलते हैं। जातिवाद तो कहीं है ही नहीं, जातिवाद तो एक हकीकत है, और बाकी सामाजिक न्याय है। ऐसे लोगों को जातिवाद का क्या तांडव चल रहा है, क्या भेद विभेद चल रहा है, उस पर किस तरह से पर्दा डाल रहा है ये संगीत रागी। भारतीय जनता दल ने पहले बताया हुआ कि संगीत रागी जैसे अरे गहरे पर जो है भारतीय जनता दल टिप्पणी करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन किस तरह की घिनौनी मानसिकता रखे हुए हैं इसको समझने और उससे सावधान होने के लिए जो है भारतीय जनता दल अपनी आवाम को समझा रहा है। जातिवाद कितना जहर बना हुआ है हमारी आवाम समझ रही है, लेकिन संगीत रागी जैसे लोग उसको पर्दा डाल रहे हैं और कहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चरित्र तो भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है। यह जेएनपीसी जो मुल्क भारत की सबसे बड़ी अभिशाप, उसकी रक्षक ही नहीं है, उसकी बिल्ली का पंजा है। हर तरह से वो रक्षा करती है। और ये आरएसएस वाले बड़े सीना तान करके कहते हैं कि नेहरू, कौन नेहरू जो कि अभिशाप है, इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है, उसके विषय में कहते हैं कि नेहरू हमारी शाखा में आया करते थे। और वो लिख के गए हैं कि ये आरएसएस एक सांस्कृतिक और देशभक्त संगठन है। तो यही तो प्रश्न है कि जो आरएसएस नेहरू जैसे भारत के घोर गद्दार से
देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेता हो और उसको छाती पर लगा करके लोगों को दिखाता हो, वो आरएसएस किस किस्म का वो देशभक्त हो सकता है? देखिए, सिर्फ हम आरएसएस बीजेपी को बेनकाब करते हैं, ये काम अधूरा होगा। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो जिस तरह का ये एनपीसी वालों ने कुछ अपने एजेंट तैयार किया है, सपा वालों ने किस तरह से अपने एजेंट तैयार किए हैं, ये शफीकुर रहमान, टीएस हसन और शफीकुर रहमान वर्ग, तौकीर रजा, टीएस हसन जैसे लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने पैदा किया है। इसी प्रकार जो है टीएमसी भी हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, उनमें भी कुछ कट्टरवादियों को पैदा किया है इसने। तो वो कट्टरवादी तत्व, असामाजिक तत्व, भारत विरोधी तत्व जो है इन आरएसएस से, इन बीजेपी वालों से कई गुना खतरनाक। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, सब तो है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है इन खतरनाक ताकतों को वोट कौन करता है? सबसे बड़ा अपराध जो है हमसे आपसे इस आवाम से हो रहा है कि हम इतना वर्णन तो करते हैं। तो इसमें दो बातें, अभी भारतीय आवाम ताकत दल का ये जो देशभक्ति का जो माने जो सामग्री है इसमें यूट्यूब के वीडियो में, इसका पूरा प्रचार नहीं हो रहा है। यानी हो तो रहा है, लेकिन जितना पूरा प्रचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यदि ये पूरा प्रचार हो जाए, हमारे देश के लोगों में जागृति आ जाए, एक बहुत बड़ी क्रांति की लहर दौड़ जाए, तब ये देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो विखंडन ताकतें हैं, तब इनका क्या हाल होगा या आप लोग स्पष्ट रूप से देखिएगा। कल एक पोस्ट आया, देखने को मिला सोशल मीडिया पर कि कोई क्रिश्चियन मिशनरी है, उसका कोई सायरो क्रिश्चियन करके है, और 3 लाख करोड़ की उसकी जो बिजनेस चला रहा है भारत में। बिजनेस क्या है? वही क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा पंथ परिवर्तन का उसका जो अभियान है। तो 3 लाख करोड़ की संपत्ति, और काफ़ी उसका बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है पूरे देश में। और कुछ लोग तो कहते हैं खास करके दिल्ली में और पंजाब में, जहाँ पर ये केजरीवाल का शासन है, इन क्रिश्चियन मिशनरियों का पूरा जाल वो देखने को मिलता है, और उसकी शिकायतें भी आती हैं पंजाब से, इसकी शिकायतें भी आती हैं। तो इस तरह का जो है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा गया। उसके विषय में भारतीय जनता दल ने उस पर लिखा कि जब ये सोनिया मनमोहन की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक थी, इन भारत विरोधी क्रिश्चियन मिशनरियों, और उसमें लिखा था कि कोई उन पर हाथ नहीं डालता है, अपने को वो अल्पसंख्यक बोलते हैं। देश की जो एजेंसी है, इनकम टैक्स, सीबीआई, वो ईडी, जो कि बहुत उसका नाम आ रहा है आजकल, वो उसको छूने तक की वो हिम्मत नहीं करते हैं। सवाल इस बात का हो सकता है बीजेपी डरती हो वोट के मारे और जो भी हुआ, लेकिन भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि इन क्रिश्चियन मिशनरियों को भारतीय जनता दल यदि आता है सत्ता में, या अपने भारतीय अवाम के आशीर्वाद से इनका अच्छे से इलाज करेगा, और ये शायद ये ऊब करके भारत ही छोड़ दे।
तो जो इन समूह ने साम्राज्य बना रखा है ये क्रिश्चियन मिशनरियों ने, वो कुछ भी हो उनका अच्छे से इलाज जो है भारतीय वाम ताकत दल जानता है। तो खैर, तो उसमें तो हम लिखा था कि 3 लाख करोड़ का उसको पूरी संपत्ति है और इतने उसके इतने वो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, और उन विद्यालयों में हमारे लोग बड़े शान से मोटी मोटी फीस दे करके वो अंग्रेजी पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, और वो इस देश की संस्कृति को नष्ट करते हुए वो अपनी पाश्चात्य जो है वो संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता वो पता करते हैं। ये सारी चीजें जो भारतीय वाम ताकत दल बता रहा है, बीजेपी वालों को दिखता नहीं है। बीजेपी वाले क्रिश्चियन मिशनरियों की तरह जो है और भी देश के दुश्मनों को ये पाल रहे हैं। ये देशभक्त हो नहीं सकते, ये राष्ट्रवादी हो नहीं सकते। राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर ये पूरा धोखा दे रहे हैं इस देश को। तो उसमें ये बताया गया कि सोनिया मनमोहन की जो सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, उसमें इसी सोनिया ने इस तरह की क्रिश्चियन मिशनरियों और उनके निर्बाध विस्तार या आक्रामक विस्तार को पूरा सरकारी संरक्षण इसने दिया, इस गद्दार सोनिया गांधी ने। तो और भी उनका विस्तार हुआ। तो लेकिन उसमें एक बात कही गई कि ये खबर तो हमारे देशवासियों को किसी न किसी रूप में मिलती ही होगी कि ये सोनिया गांधी जो है क्रिश्चियन मिशनरियों का और उसके विस्तार को और उसके साम्राज्य के विस्तार को संरक्षण इसने सरकारी संरक्षण इसने दिया हुआ, और जब भी मौका रहता है ये देती भी है। लेकिन इस जीएनपीसी को हमारे लोग वोट तो करते हैं ना। अब जैसे यही सवाल वो उठाया गया था कि मान लीजिए 2019 का चुनाव है, ठीक है, वो 55 पर सिमट गई, लेकिन वोट पर जहां वोट परसेंटेज इसका बीजेपी का 27 या 30 के आसपास था, इसका जो है 18 से लेकर 22% था। और उसमें हिसाब लगाया गया कि ये हमारे 80 करोड़ मतदाता गण हैं, हमारे 80 करोड़ मतदाता गण भारतीय भाई बहन हैं। तो और वोटिंग परसेंटेज यदि 55 के आसपास है, और फिर जो जितने भी वोट कास्ट हुए या मत पड़े, उसका 18 से लेकर यानी 22% इसका कांग्रेस को मिला है, जो कि 55 MP पर सिमट जाती है। तब भी जो हिसाब लगाया गया कि यानी करीब 7.5 से लेकर के 9.5 करोड़ लोग अभी इस अभिशाप जीएनपीसी को वोट कर रहे हैं। कितना? 7.5 करोड़ से लेकर के 9.5 करोड़ लोग अभी उसको वोट कर रहे हैं। अब ये विषय है गंभीरता का, मतलब अभी अभिशाप है, लेकिन नमूने के तौर पर वो कौन लोग हैं जो जीएनपीसी इस देश की दुश्मन है, इस देश की गद्दार है, देश को बांटती भी है, देश की लुटेरी भी है, और इसके लोग जो है क्रिश्चियन मिशनरी जैसे खतरनाक संगठनों को जो है पूरा संरक्षण देते हैं, उसके साम्राज्यवादी विस्तार को भी संरक्षण देते हैं। ऐसी जीएनपीसी या कांग्रेस को हमारे 7.5 करोड़ से लेकर के 9.5 करोड़ लोग अभी वोट करते हैं। असली समस्या यहां पर है।
कौन लोग वोट करते हैं। तो देश में देश के खिलाफ काम करने वालों की कमी नहीं है। यही तो उन लोगों को जगाना है कि भाई देश की सोचिए, इस देश के अभिशाप को समाप्त करने में सहयोग करिए। अभी भी इस जेएनपीसी को जो 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 2019 के चुनाव के अनुसार यदि 7.5 करोड़ या 9.5 करोड़ मिल रहा है, ये सभी भारतीय भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसको यदि जागरूकता हो और कम से कम इस तरह की संवेदनशीलता हो कि जो देश का दुश्मन है, तो हमारे पूरे भारतीय समाज के लोग, हमारे पूरे जो है भारतीय भाई बहन मिल करके उसको लात मार करके देश के बाहर कर दें। और वो तो दूर जो है 7.5 करोड़ से लेकर 9.5 करोड़ लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी कारण है। फिर वही जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद और भाषा का जो प्रांत बने हैं वो प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद। हमारे भारतीय भाई बहनों की संवेदनशीलता इसके साथ चिपकी हुई है। तो जब तक ये संवेदनशीलता जो है वो समाप्त नहीं करेंगे, जब तक उनकी संवेदनशीलता राष्ट्र के प्रति नहीं होगी, अपनी पूरी आवाम के प्रति नहीं होगी, तब तक जेएनपीसी जैसे इस देश के सबसे बड़े अभिशाप को ये लोग वोट करते रहेंगे। तो अब ऐसे लोगों को जगाना है, जागृत करना है, समझाना है। उनके अंदर छिपे हुए भारत के प्रति जो प्रेम है, उनके अंदर छिपे हुए जो अपने अवाम के प्रति जो प्रेम है, उसको जगाना है। तो यह काम कौन करेगा? बौद्धिक वर्ग करेगा, प्रबुद्ध वर्ग करेगा, सक्षम लोग करेंगे। जरा उनको भी देख लीजिए। ये प्रबुद्ध वर्ग, ये सक्षम वर्ग, ये बौद्धिक वर्ग को यदि गौर से आप देखेंगे तो वो खुद, यानी अधिकांश, उनमें से अधिकांश लोग खुद जो है ये उन्हीं बीमारियों के, यानी जातिवाद, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता या भाषावाद या भाषागत जो प्रांत बने हैं वो प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, इसके ही शिकार हैं वो। कौन? बौद्धिक वर्ग, सक्षम और प्रबुद्ध वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा। और जो बाकी बचे वो जागरूक करने की जिम्मेदारी से वो कतराने का तमाम तर्क, तमाम बहाना बनाएंगे और दम भरेंगे तमाम पूरे देश का, पूरे दुनिया को उठाने का, और तमाम इस तरह के स्वांग वो रचेंगे। तो समस्या यहां पर है कि अपनी आवाम को जगाने का कि नहीं भाई, देश का महत्व आपके लिए है, अपनी आवाम का महत्व आपके लिए है, बाकी चीजें आप तो छोड़ दीजिए। और देश की जो अभिशाप जो शक्तियां हैं उनको नस्में नाबूद करना है। इस तरह की जगाने के लिए ये बौद्धिक वर्ग, ये प्रबुद्ध वर्ग, ये सक्षम लोग जो है वो आगे नहीं आए, वो आगे नहीं अब तक आए हैं और आगे नहीं आते हैं। और इसके विषय में हमारे दो बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े संत और बहुत बड़े विद्वान और देशभक्त, यानी ये स्वामी विवेकानंद, यानी इतने बड़े दार्शनिक और इतने बड़े संत हैं हमारे देश के, उन्होंने इनकी पहचान की है
कि जब जैसे कि अब ये काम आया है कि हमारे देश के लोगों को जगाना है, उनके अंतरात्मा को झकझोरना है कि देश के महत्व को समझिए, अपने देशवासियों के महत्व को समझिए। और जब ये दृष्टिकोण आप अपनाएंगे तब बड़े आसानी से आपको जो है ये सभी जो है, चाहे वो जीएनपीसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे ये आपके आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे आपको देश के दुश्मन लगेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो वो दृष्टिकोण लाइए। तो ये इस तरह की जागृति, इस तरह के जगाना, इस तरह के समझाना, ये बहुत बड़ा काम है कि लोग अभी भी वो धसे हुए हैं। तो इसमें जो है ये जो बौद्धिक वर्ग या प्रबुद्ध वर्ग या सक्षम वर्ग जो है वो इसलिए नहीं आता है। इनके विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जरा इसको बड़े ध्यान से, और वो उनकी वाणी को हमेशा हमारे भारतीय भाई बहन अपने हृदय में बिल्कुल बिठा लें। उन्होंने कहा था, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द लाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो नेक बातें हैं, अपने मुल्क के हित की बातें, अपने देश के हित की बातें हैं, भलाई की बातें हैं, उसका समर्थन करने में जो हमारे गरीब भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे आम भारतीय भाई बहन हैं, वही आपके साथ आएंगे। बाकी जो संभ्रांत वर्ग है, बौद्धिक वर्ग है और जो सक्षम है, कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद होंगे, लेकिन पूरा कुनबा जो है वो नैतिक रूप से मर चुका है और जो है वो नैतिक रूप से मर चुका है। वो आपके साथ नहीं जाएगा। आजादी की लड़ाई के समय में भी, उसके पहले भी समय, वो सबसे बड़ा वो प्रमाण है। आजादी की जंग के वक्त या उसके दौरान सबसे बड़ा वो प्रमाण है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ, यानी कौन सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने प्राण दे दिया इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, आज़ाद हिंद फौज भी बनाई, उनके साथ यानी कौन प्रबुद्ध वर्ग गया, कौन बौद्धिक वर्ग गया, कौन सक्षम वर्ग गया। और इन जो देश के गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू के इसे नागफास में, और इसके साथ जो है प्रबुद्ध वर्ग का, बौद्धिक वर्ग का और सक्षम वर्ग का कितना बड़ा तबका इनके साथ चिपका रहा, वो सबसे बड़ा ये प्रमाण है। लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल अपनी साधनहीनता की भी स्थिति में इस इतने कठिन और इतने दुरूह और इतने बड़े काम को की जिम्मेदारी लिए हुए है। वो अभी फिलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से ये प्रयास कर रहा है। और वो ये भी कर रहा है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये जो वीडियो है, जो कि अब तक लगभग 1000 से अधिक ये जारी हो चुका है, इसमें सब वही लोगों को जगाने का, देशभक्ति लाने का, एकता लाने का की बात, पूरी सामग्री, पूरा मटेरियल इसमें है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अपनी शक्ति भर, अपनी क्षमता भर, अपने बच्चों के द्वारा इसको जन जन तक पहुंचाने का सहयोग करें। बगैर उनके सहयोग के, बगैर उनके सम्मिलित हुए, बगैर उनके इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा काम जो है संभव नहीं है। ये अकेले भारतीय अवाम ताकत दल नहीं कर सकता। आपका सहयोग बहुत जरूरी है, मस्ट है। यही बात बार बार कह रहा है नाथ माता, यही बात बार बार भारतीय अवाम ताकत दल कर रहा है अब अपने भारतीय भाई बहनों से कि ये काम जो है बहुत जरूरी है इस देश के लिए। कठिन बहुत है, कठिन कई रूपों में है। एक तो हमारी जो आवाम है अभी भी जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद
कि दलदल में बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। निकलेगी, हम नहीं कहते निकलेगी, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी। और ये जो विरोधी ताकतें हैं, इसी जहर पर अपनी जो है चुनावी और राजनीति की खेती कर रही हैं। तो और भारतीय जनता दल अकेला है, लेकिन उसको भरोसा है अपनी आवाम पर। आवाम से ही जब पूरी आशा भी है, भरोसा भी है, और भरोसा का एक मजबूत आधार है। तो भारतीय जनता दल के इस विश्वास को, इस मजबूत आधार को और मजबूत करिए ना। तो अब कुछ और भी तर्क सुन लीजिए। ये जीएनपीसी वालों के, माने गांधी नेहरू परिवार चलना चौकड़ी कागज या कांग्रेस वालों के। अब ये मैं फिर से कह दे रहा हूं कि ये खबरें, यानी मैंने उड़ती हुई खबरें मैंने ये मिली हैं। इसको ये जीएनपीसी का कोई भी नेता उसको इनकार भी कर सकता है बड़े आराम से। लेकिन फिर वही भारतीय जनता दल कर रहा कि इन खबरों को की जानकारी से एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि इनकी मानसिकता पढ़ने में और उनकी मानसिकता समझने में कि कितनी घातक है इस मुल्क के लिए, उसको समझने में आसानी होती है। तो कोई दिग्विजय सिंह है जीएनपीसी का नेता, तो वो कह रहा है कि यूट्यूब वाले सर चाहे कितना भी तर्क दे दें, कितने भी वो कारण बता दें, लेकिन नेहरू ने ही जो है सबको रोटी दिया, सबको दाल खिलाई। अब उसके अनुसार तो लगता है कि ये नेहरू जो है वो भंडारा खोले हुए था। नेहरू चाहे भंडारा खोले या रोटी दे, लेकिन देशवासी तो इस चीज को जान रहे हैं कि वो कितना बड़ा देश का दुश्मन था। देश का दुश्मन होकर के वो भंडार खोल करके खिलाए, और वो क्या खिलाएगा। उसी के जमाने से लूट भी शुरू हो गई थी, यानी मिलिट्री के लिए कई जीप का आदेश दिया गया, पैसे का पेमेंट भी होगा। उस गद्दार नेहरू के ही जमाने में मिलिट्री के लिए जीप का ऑर्डर भी दिया गया, पेमेंट भी हो गया, और वो जीप आज तक नहीं आई। और इसी तरह से और भी जो उसके उपकरण हैं, रक्षा के उपकरण, उसके भी आदेश देकर पेमेंट करके वो उपकरण आए ही नहीं। तो इस तरह का घोटाला जो है नेहरू खुद करवाया है अपने कार्यकाल में। और देश और भारत के खिलाफ गद्दारियों का तो कोई हिसाब नहीं है। उसके लिए दिग्विजय महोदय ऐसे लोग कहते हैं कि उसने इस देश को उनको रोटी दाल खिलाई। खैर, वो इसी तरह का तर्क दे ही सकते हैं, इतनी ही उनकी क्षमता है। और क्षमता ही नहीं बल्कि और इससे अधिक वो क्या कहेंगे। तो लेकिन जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, इन बातों से को बिल्कुल यानी कोई मतलब न रखते हुए सिर्फ देश के हित में, अपने अवाम के हित में, और बहुत कुछ नुकसान हुआ है इस देश का। अरे हमारे देश की क्षमता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश के लोग औसतन ये विश्व मानता है कि सबसे अधिक मेहनती हैं, औसतन सबसे अधिक मेहनती हैं, सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं, टैलेंटेड हैं। और जब उनको अपनी प्रतिभा का उपयोग करने या उसको प्रदर्शित करने का मौका इस देश के अंदर नहीं मिलता है, तो भारत बाहर जाकर के वो करते हैं। देखिए, एक मौका मिला भारत को, भारत ने और देखिए कई गौरवान्वित करने वाले कीर्तिमान भारत अब स्थापित कर रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चेनाब नदी पर। तो कहते हैं कि एफिल टावर से भी
शायद 35 मीटर ऊंचा एफिल टावर जो फ्रांस का है, वो मतलब कि विश्व के आश्चर्य यानी आश्चर्य माने चीजों में से एक है। जैसे अपना ताजमहल है ना, उसी प्रकार फ्रांस का एफिल टावर वो भी जो है एक दर्शनीय और विश्व के आश्चर्य यानी माने जो 7 वंडर्स है उनमें से एक है। तो उसकी ऊंचाई 30 से 24 है। हमारे चेनाब पर जो आर्क ब्रिज बनाया गया है हमारे देश के लोगों के द्वारा, उसकी ऊंचाई उसे नदी के जल के स्तर या जल के तल से 3 से 59 मान एफिल टावर से 35 मीटर और जाते हैं। और कुतुब मीनार की बात की जाए तो 4-5 जो है कुतुब मीनार की ऊंचाइयां जो है उसमें कब जाएंगी। वो मजबूत और कई विशेषताएं हैं, यानी 2 से किलोमीटर प्रति घंटा की हवा भी चले तब भी उस पुल का कुछ जो है बिगड़ नहीं सकती हैं। उस पर आतंकवादी यदि कुछ बम भी बरसाएं तब भी उस पर असर नहीं होगा। और उसमें शायद 25 से लेकर 30,000 टन लोहा लगा है। ये सब बातें आप जानेंगे तो आप खुद जो है वो गौरवान्वित महसूस होंगे। हालांकि ये बात सुन करके बीजेपी वाले वो तमगा लूटने लगेंगे और मोदी जी से लुटवाने लगेंगे, लेकिन इसमें मोदी जी की कोई तमगा नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, बीजेपी वालों को नहीं है। हमारे देश के लोगों में ये काबिलियत है, बशर्ते वो मौका मिले, वो माहौल मिले। लेकिन बीजेपी वाले, ये जेएनपीसी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, ये टीएमसी वाले जब देश में नफरत फैलाएंगे, भय का वातावरण रहेगा, संघर्ष का वातावरण रहेगा और हर वक्त हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, तो हमारी इस तरह की सारी प्रतिभा काबिलियत तो तबाह होगी ना। इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल भारतीय अवाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम से यही निवेदन करता है कि देश में आपसी सुकून के लिए, आपसी शांति के लिए और आपसी भरोसा, आपसी विश्वास के लिए भारतीयता के माहौल को लाइए और ये भी कामयाब तभी हो पाएगा जब ये देश विरोधी काले अंग्रेज जो शक्तियों को आप समाप्त करेंगे, वो भी कोई खून खराबा के जरिए नहीं, कोई आंदोलन के जरिए नहीं, कोई अभियान, बल्कि ईवीएम मशीन पर एक माध्यम मिला हुआ है और इस माध्यम को बोलते हैं शांतिपूर्ण क्रांति या वेलवेट रेवोल्यूशन। इसका प्रयोग करके लाना है। तो वही बताया जा रहा है कि इस इतने बड़े अभियान जो कि भारतीय जनता दल अकेले जो है फिलहाल यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से कर रहा है, उसका जो है उसके विरोध में जो बोलने वाले हैं तो उनका कुतर्क ही सामने आता है। इसलिए हमारे सभी भारतीय भाई बहन इनके किसी भी अफवाह को, किसी भी कुतर्क को, यानी हर तरह के इनके कुतर्क को, अफवाह को ठीक से पहचान लीजिए और उसको कूड़ेदान में तुरंत डाल दीजिए। उनसे उस पर ध्यान देना ही नहीं है और इनके हर अफवाह को ठीक से वो पहचानिएगा। वो शायद सुनने में आया कि ये जेएनपीसी वाले, बीजेपी वाले साहब ये सब माने वो हायर कर रहे हैं, माने किराए पे ले रहे हैं या ठेका पे ले रहे हैं अफवाह ये वो फैलाने का। और इन सबों ने शुरू भी कर दिया है, इन सबों ने शुरू कर दिया जैसे केजरीवाल का वो शराब का ठेका। अरे भाई, ये तो देश का लुटेरा भी है और
3,000 करोड़ तो इसके पहले ही जो है 2 साल पहले या 2.5 साल पहले जब कोरोना का आया था, 2.5 साल पहले, मतलब 2.5 साल पहले जब आया था तो 3,000 करोड़ मिला था केंद्र सरकार से हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन जो कि कोरोना की अवधि में उनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी, तो उनको उनका जीवन मतलब कि ऐसा कि भूख के कारण जो है उनके और उनके परिवार का जीवन खतरे में न पड़ जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने उनको 3,000 करोड़ रुपए दिया था। उस 3,000 करोड़ को हड़पने के लिए क्या क्या निश्चित इसने नहीं किया। अवाम विरोधी इसने यानी इस गद्दार केजरीवाल ने क्या निश्चित नहीं किया इसने। लेकिन फिर वही बात आती है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, ये कितना भी खतरनाक हो केजरीवाल, कितना भी नीच हो, कितना भी अवाम विरोधी हो, लेकिन इसको पाल कौन रहा है? पाल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी महोदय, जिनको भारत के संविधान ने एक प्रावधान दिया है कि ऐसे अभिशाप केजरीवाल जैसे अभिशाप को ऐसे अभिशाप केजरीवाल से अपने अवाम, चाहे वो दिल्ली के अवाम हो चाहे पंजाब के अवाम को निजात दिलाने के लिए धारा 356 का उपयोग करके वो राहत आप जो है हमारे दिल्ली के भारतीय भाई बहनों को और पंजाब के भारतीय भाई बहनों को दिला सकते हैं। लेकिन ऐसा ये करते नहीं महोदय, ये अभी पक्के आवाम विरोधी हैं। इनका स्वार्थ क्या है कि केजरीवाल रहेगा तभी केजरीवाल को दिखाया जाएगा और जो है दिखा करके उस पर बहस चलेगी तो इनके पक्ष में चुनावी माहौल बनेगा। चुनावी माहौल बनेगा तो वोट आएगा तो सत्ता पर काबिज रहेंगे। तो हमारे भारतीय भाई बहन जरा इनको पहचाने कि ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश सबसे पहले है। ये क्या दिखाता है कि इनके लिए देश सबसे पहले नहीं है, इनके लिए सत्ता और कुर्सी सबसे पहले। और कुर्सी और सत्ता के लिए इतने बड़े अभिशाप केजरीवाल और जीएनपीसी और देश के दुश्मनों को जिनका विनाश करना चाहिए, जिनके विनाश की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, उसको ये पाल रहे हैं। और बेहयाई के हद राहुल गांधी की जिस तरह से सहायता करते हैं मोदी महोदय, वो बेहयाई की सीमा के पार। इसके पहले भी बताया गया था कि लगभग जब कोरोना के अवधि में जो है लोगों का भारत के बाहर विदेश में जाना बिल्कुल कठिन हो गया था। कठिन इसलिए हो गया था कि सिर्फ एक ही रास्ता था, दुबई के जरिए, दुबई के थ्रू। और उस दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तमाम उसके नखड़े थे, मेहराबा सर्विस, मेडिकल इंश्योरेंस, तमाम इस तरह से। तो तमाम लोगों के टिकट जो है कैंसिल हो रहे थे, रद्द हो रहे थे। तमाम भारतीय भाई बहन जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यानी काफ़ी दुखी होकर के मुंह लटका करके वो लौटते हुए दिखाई पड़ते थे, और वो कठिन भी था। उसी समय इस राहुल गांधी को तफरीह के लिए, विदेश में तफरीह के लिए इस मोदी महोदय के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट का इंतजाम किया। और वो स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट यानी दिल्ली से दुबई, दुबई से कतर से इटली में जो मिलान है जहां पर इसकी नानी वगैरह रहती है, उसका इंतजाम ये इसने किया मोदी महोदय के प्रधानमंत्री कार्यालय में। सवाल इस बात का है कि देश के दुश्मनों का इतनी बड़ी सुविधा देना देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है। वही तो मैं कह रहा था कि जो हमारे भारतीय भाई बहन मजदूर थे जिनको कि किस तरह से दिल्ली के बाहर करने को मजबूर किया इस गद्दार केजरीवाल ने, और वो बेचारे झूठ बोला कि दिल्ली की उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की और बिहार सरकार की बसें लगी हैं वहाँ आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर, झूठ बोला।
और उस झूठ के शिकार हो गए हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश बिहार के। और इसके बाद जो है बेचारे अब अपने सिर पर जो है अपने वो जो सामान का गट्ठर ढोते हुए हजारों किलोमीटर तक मैंने पैदल चलने को मजबूर हुए। उसमें हमारी कुछ गर्भवती बच्चियां थे जो कि पैदल चलने के कारण वो जो है उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी भी संवेदनशीलता इस मोदी को नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी के लिए जो है विशेष व्यवस्था ये करेगा। इस गद्दार राहुल गांधी के लिए, गद्दार सोनिया गांधी के लिए तमाम सिक्योरिटी, इसको शर्म नहीं आती है कि तब ये संवेदनशील नहीं हुआ ये मोदी, जब हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों को यही केजरीवाल झूठ बोल करके सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया हड़पने के लिए उनको हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया। उसमें हमारे गर्भवती जो बच्चियां थी वो काल के गाल में समा गई। तभी इस मोदी को शर्म नहीं आई और इस केजरीवाल को बर्खास्त नहीं किया। तो देश में जो कुछ भी हो रहा है मोदी महोदय के संरक्षण में हो रहा है। राष्ट्रवाद का मुखौटा देख लीजिए ना। और उस दूसरे से ये मोदी महोदय कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। कोई जनता जो है बिल्कुल तैयार हो रही है कि इनका जो मुखौटा पहने है सबका साथ सबका विश्वास, सबका ये राष्ट्रवाद का, उस मुखौटे को हमारे देश की जनता चिंगनी कर देगी, फाड़ देगी पूरा, निश्चित रूप से। ये झूठ का जो मुखौटा है, देशवासियों पर जो तकलीफ पड़े तो कोई बात नहीं, और देश के गद्दारों के लिए सुविधा है। और उनको मैंने दिल्ली ऐसी कीमती जगह ऐसे क्षेत्र में 2 बंगले 3 बंगले इन गद्दारों के लिए, सिक्योरिटी, शर्म नहीं आती। ये प्रधानमंत्री हैं हमारे उन गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए, मजदूर भारतीय भाई बहनों के लिए, कि ये प्रधानमंत्री कि मोदी महोदय प्रधानमंत्री हैं इन गद्दारों के लिए। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि भैया सबके साथ और सबका विश्वास बात ही नहीं है। आपके ऊपर विश्वास है गद्दार राहुल गांधी का, गद्दार सोनिया गांधी का, इन वामपंथियों का, अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव का, लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का, तेज प्रताप यादव का, ममता बनर्जी का, नीतीश कुमार का। अवाम का न तो आपके साथ है न तो विश्वास है। वोट कैसे आप छीन ले रहे हैं, ये भारतीय जनता दल बता रहा है। तो इसीलिए जो मानसिक गुलाम बना करके जो है वोट छीन रहे हैं, उसी के खिलाफ तो जागृत कर रहा है। उसी के खिलाफ तो भारतीय जनता दल जागृत कर रहा है। याद करिए जिसमें जागृत हमारी आवाम हो जाएगी तो, और आपके असली कारनामे को पहचाना शुरू कर देगी, तो आप जैसे लोगों का ये हमारी आवाम क्या हाल करेगी, इसको सोच लीजिए। निश्चित रूप से ईवीएम मशीन पर आपको शून्य करेगी मोदी महोदय, बोलिए मत। लेकिन हमारी आवाम सिर्फ देश की सोचे, अपने भारतीय भाई बहनों की सोचे, भारतीयता की सोचे, भारतीयता के आधार पर एक होने की सोच है। और इन सारी ताकतों को ईवीएम मशीन पर, बूथ पर इनको माकूल जवाब देने के लिए, इनको नस्ल नाबूद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, सन्नद्ध हो, प्रतिबद्ध हो, कटिबद्ध हो। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।